हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वंदना मिश्रा फ्रॉम गुड न्यूज़ आईवीएफ पटना। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करने जा रही हूँ जो हमारे पेशेंट्स के मन में डाउट्स होते हैं कि क्या आईवीएफ का प्रोसेस रिस्की होता है। तो अगर आपका आईवीएफ होने जा रहा है या आपको आईवीएफ के बारे में सजेस्ट किया जा रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और होपफुली आप उन साइड इफ़ेक्ट से बच पाएंगे और आपका आईवीएफ प्रोसेस भी सक्सेसफुल रहेगा। तो आईवीएफ आपको मालूम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें हमें डेली इंजेक्शंस देने पड़ते हैं फीमेल को, और फिर कुछ दिनों के इंजेक्शंस 9, 10 या 12, 11 दिन के इंजेक्शंस के बाद उनके एग्स को एनेस्थीसिया में बाहर निकाला जाता है और लैब में बाकी का प्रोसेस होने के बाद उस तैयार एम्ब्रियो को उनके यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो ये एक बेसिक होता है आईवीएफ प्रोसेस के दौरान जो किया जाता है। तो जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो भी हम लोग ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं कि क्या वो इमीडिएट होते हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस, या उसके बाद, या कोई लेटर साइड इफेक्ट्स जो डिलेड साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या। तो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स में जनरली यही होता है कि क्योंकि आपको डेली इंजेक्शंस लेने होते हैं तो वो थोड़े इंजेक्शंस पेनफुल हो सकते हैं। हालांकि जो हम अब इंजेक्शंस देते हैं वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस होते हैं और उसकी नीडल्स की जो गेज होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी पतली नीडल्स होती हैं, इंसुलिन इंजेक्शन की नीडल्स के जैसे ही नीडल्स होती हैं। बट हाँ, आपको डेली इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं जो कि हार्मोनल होते हैं और इसकी वजह से ओवरीज का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मली एक एग बनता है आईवीएफ में, एक से ज़्यादा एग्स बनते हैं तो ओवरीज का साइज बढ़ता है, जिस वजह से आपको कुछ एक साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लोटिंग होना, ज़्यादा गैस बनना, नॉइज़िया, वॉमिटिंग मतलब उल्टी या उबकाई ज़्यादा फील होना, दिन भर थोड़ा बहुत थकान महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को जब हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है तो उनको हेडेक जैसी सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को इन एक्ने पिंपल्स या उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाना। तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि जनरली बेरेबल होते हैं और एक बार जब आपका एक पिकअप हो जाता है तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपको ज़्यादा होता है या ज़्यादा पेट में सूजन लगती है या ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। और हम जब आपको इंजेक्शंस देते हैं तो वो डोज आपका स्पेसिफिक होता है, हम लोग एक कॉमन डोज नहीं देते हैं ताकि आपको ये सिम्टम्स कम से कम हो और जल्दी से जल्दी इनसे आपको आराम मिल सके। तो जनरली ये वाले सिम्टम्स के बारे में हम लोग ज़्यादा वरीड नहीं होते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट होता है जो मैंने बताया कि एग्स को एनेस्थीसिया में बाहर निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो हर एक तरह के एनेस्थीसिया का कुछ एक साइड इफेक्ट हो सकता है, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम होता है और हमेशा आपका पीएसी वर्कअप किया जाता है एनेस्थीसिया देने से पहले, ताकि वो सारे रिस्क फैक्टर्स को हम लोग रिमूव कर सकें, जिससे आपका एनेस्थीसिया जो है वो स्मूथ हो और कोई साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स ना मिले। लेकिन पिकअप के दौरान या उसके बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ स्ट्रांगली कि आप अपना आईवीएफ एक अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल से ही करवाइए। वहाँ का लैब अच्छा होना चाहिए, वहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा कोई विजिटिंग या बाहर से आके कर रहे हैं वैसे जगहों को अवॉइड करिए। वैसे जगह पे करवाइए जहाँ के स्पेशलिस्ट ये प्रोसीजर्स रोज़ करते हों और जो प्रोसीजर के बाद भी आपको देख सकें। तो ये छोटे मोटे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसका भी चांस बहुत ही कम होता है जब हम एक उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। अब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जैसे आपको मालूम होगा आईवीएफ में कई बार एक से ज़्यादा भ्रूण या एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिस वजह से ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि कई बार मिसकैरेजेस हो जाना या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, या फिर क्योंकि ट्विंस हो रहे हैं तो सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट कई बार ये जो मिसकैरेजेस होना या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की मैं बात जो कर रही हूँ वो कई बार ऐसा देखा गया है और स्टडीज़ ने भी बताया कि मे बी ये इस वजह से होता है क्योंकि जनरली आईवीएफ वैसी महिलाओं में किया जाता है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनको या तो पहले से ही शुगर, डायबिटीज़ या इसका कुछ रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन का रहता है, जिस वजह से वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिस्क बढ़ जाता है। और क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आईवीएफ पेशेंट्स हमारे ओल्डर एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो इस वजह से भी ये रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा होता है रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो होता है कि वो ट्विंस होते हैं और दूसरा एज ज़्यादा होती है इन महिलाओं की, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं। बट अगेन ये सारे मैनेजेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इसका कोई आगे जाके आपके सेहत पे कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम नहीं होता है।
सेकेंड होता है क्योंकि ट्विंस हो रहे हैं तो कई बार बच्चे प्री टर्म या समय से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है, जिस वजह से बच्चे थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं और उनका नर्सरी का एडमिशन भी ज़्यादा दिन का हो सकता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट होता है आईवीएफ का, क्योंकि उनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं। ट्विंस या ट्रिपलेट्स के चांसेस आम पॉपुलेशन से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। पर अगेन, अगर एक अच्छी नर्सरी की सुविधा आपके जहाँ डिलीवरी हो रही है वहाँ हो रही है तो फिर बच्चों में आगे जाके कोई ऐसे इसके रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड जो डाउट होता है हमारे पेशेंट्स के मन में कि क्या कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आईवीएफ में। तो अगेन फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि आईवीएफ जो है वो ज़्यादा उम्र की महिलाओं या पुरुषों में हो रहा है। उम्र बढ़ने से ये रिस्क बढ़ते हैं नेचुरली भी। तो अगर हमें कोई महिला की उम्र 38, 39 या 40 के ऊपर जा रही है, या पुरुषों की उम्र 45 से ज़्यादा हो रही है, या कोई फैमिली में जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे लोगों में हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि उनको आईवीएफ विथ पीजीएस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के साथ किया जाए, ताकि वैसे एम्ब्रियोज को सेलेक्ट करें जो कि क्रोमोसोमली या जेनेटिकली हेल्दी हों और आपके भ्रूण में या आगे चल के बेबी में रिस्क फैक्टर्स जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के ना बढ़ें। तो ये जनरली होते। फिर अगेन ओवेरियन कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता है। हम जो हार्मोन्स देते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए दिया जाता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दिया जाता है। एक बार या तो प्रेगनेंसी हो जाती है या आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो वो सारे हार्मोन लेवल्स बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, तो आगे चल के ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क भी नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया है और आप एक अच्छे हॉस्पिटल या सेंटर को ही चुन के आईवीएफ के प्रोसेस में जाइए, ताकि आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स से सामना ना करना पड़े। थैंक यू।